अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जाम मोहम्मद नवीदुर रहमान हूँ। नाजरीन, आज चाइना के सूरज के हवाले से तीसरी किस्त है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो ही फ्यूजन कराया जा सकता है। इसके बाद दूसरी जो चीज थी वो हाई डेंसिटी और हाई ग्रेविटी थी। और तीसरी जो चीज है वो है प्लाज्मा कन्फाइनमेंट। प्लाज्मा कन्फाइनमेंट क्या है कि जो प्लाज्मा है उसको कन्फाइंड करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, उसको इकट्ठा करना, बाउंड करना एक जगह पे। वो हम क्यों करते हैं? एक तो पहले समझ लेते हैं प्लाज्मा होता क्या है, फिर प्लाज्मा कन्फाइनमेंट की तरफ आते हैं। प्लाज्मा मादा की चौथी स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और फिर प्लाज्मा। सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स के अंदर थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। लेकिन गैसेस न्यूट्रल होती हैं, क्योंकि एटम न्यूट्रल है लिहाजा वो न्यूट्रल है, उन पे नेट चार्ज नहीं है। लेकिन जो ही हम इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं गैसेस को, तो एटम भी टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन्स अलहदा हो जाते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, और जो प्रोटॉन्स हैं यानी कि न्यूक्लियस है, जो बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, वो भी अलहदा हो जाते हैं। तो हमें एक फ्लूइड मिलता है, हमें एक सूप मिलता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पर और आयंस पर मुश्तमिल है। उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अब इस प्लाज्मा को ही, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन का प्लाज्मा है, हाइड्रोजन गैस का हमने प्लाज्मा बनाया है ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन करवा सके। तो इसके अंदर जो आयंस हैं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह हमें मिलेंगे, हम उनको ही तो मर्ज करवाना चाह रहे हैं, उन्हीं को मर्ज करके ही तो फ्यूजन होगा। तो इसलिए प्लाज्मा तैयार करना लाजमी है। तो प्लाज्मा तैयार कर लिया, अब उसको कन्फाइन करना होता है। कन्फाइन से मुराद प्लाज्मा को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है, बाउंड करना है, महदूद करना है एक छोटी सी जगह पे, ताकि सारे पार्टिकल्स करीब आ जाएं और उनके मर्ज होने का, फ्यूज होने का चांस जो है वो बढ़ जाए। दूसरी बात कि टेम्परेचर इतना हाई है, पहले से ही प्लाज्मा का टेम्परेचर हाई होता है, फिर हमने मजीद उसका टेम्परेचर बढ़ाना होता है ताकि रिएक्शन का चांस बढ़े। इस प्लाज्मा को हम किसी कंटेनर में नहीं रख सकते, हम किसी बर्तन में नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत हॉट है। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम बाहर से दूर से फोर्सेस देके हम इसको एक जगह पे स्पेस में ही हैंग करते हैं, स्पेस में ही क्लिंग करवाते हैं उसको, कि वो किसी बर्तन में हम उसको नहीं रख सकते। तो इसको प्लाज्मा कन्फाइनमेंट कहा जाता है। अब इसको कन्फाइन करने के लिए साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ डिजाइन तैयार किए। जो एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग लैब होती है बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे बेस करती है, मुख्तलिफ उसूलों पे। उसमें दो जो उसूल हैं वो बहुत अहम है प्लाज्मा कन्फाइनमेंट के हवाले से। एक जो है वो इनर्शियल कन्फाइनमेंट है और दूसरा मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट है। इनर्शियल कन्फाइनमेंट क्या होती है? इनर्शियल कन्फाइनमेंट में जो प्लाज्मा के आयंस हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूक्लियाई हैं, उनको उनके मैस की बेस पे, जाहिर है वो मैस रखते हैं, तो उनको हीट अप किया जाता है रेडिएशंस के जरिए से, और इन मैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इन पार्टिकल्स की। तो वो इनर्शिया रखने की वजह से आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन से उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है और उससे फिर टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये इनर्शियल कन्फाइनमेंट है, इसमें कोई बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल नहीं की जाती। ये जो इनर्शियल कन्फाइनमेंट है, शुरू में 1960, 70 और 1980 तक दो एक शुरू में इनर्शियल कन्फाइनमेंट के जरिए से कोशिश की गई कि फ्यूजन का टेस्ट किया जा सके, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था, जो तवक्को थी, उतनी एफिशिएंसी हम हासिल नहीं कर सके, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी और हाई टेम्परेचर उससे अटेन नहीं हो पाता। तो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट के जरिए से प्लाज्मा को कन्फाइन किया गया। अभी जो चाइना के अंदर इन्होंने टेस्ट किया है वो भी मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट बेस्ड था। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट में क्या होता है कि इसमें बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई की जाती है, ताकि प्लाज्मा जो है वो कन्फाइंड रहे। और जिस मशीन के अंदर ये किया जाता है उसको टोकामैक कहते हैं, और टोकामैक एक बहुत बड़ी मशीन है। उसका एक चैम्बर होता है जो आपको अभी नजर आ रहा होगा। ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर, ये वैक्यूम चैम्बर होता है, इसके अंदर हम प्लाज्मा को घुमाते हैं, रोटेट करवाते हैं, और बाहर से इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और बुनियादी फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स जिनको पता है वो ये जानते हैं कि जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है तो चार्ज पार्टिकल, ज़ाहिर है प्लाज्मा जो है वो चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, तो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जब वो फोर्स लगती है तो वो घूमना शुरू कर देते हैं। जब खास एंगल पे 90 डिग्री पे फोर्स लगती है तो वो घूमना शुरू कर देते हैं। अब बाहर से जितनी ज्यादा फोर्स लगाई जाती है उतना वो जल्दी घूमते हैं और छोटा सर्कल बना के घूमते हैं, और उनका आपस में टकराव के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब अगली चीज,
ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रॉन्गर होगी उतना ही ज्यादा इनका जो है वो प्लाज्मा कन्फाइंड होगा, इकट्ठा होगा और उनके टकराने के चांसेस ज्यादा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई हम कहाँ से लाएं? उसके लिए हमने परमानेंट मैग्नेट्स, जो खास मैग्नेट्स होते हैं वो तैयार किए, लेकिन उससे इतनी मैग्नेटिक फील्ड ना मिल सकी। फिर साइंटिस्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ गए। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी खास किस्म के जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और सुपर कंडक्टर्स क्या है, पहले इसको देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी जिसको मिले तो वो मैग्नेट रहे, और इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो मैग्नेट नहीं रहता। जो ही करंट हम ऑफ करते हैं तो मैग्नेट नहीं रहता, उसके अंदर मकनातीसियत नहीं रहती। ये एक कॉइल पर मुश्तमिल होता है, जिस तरह एक स्प्रिंग है, इस तरह की एक कॉइल होती है, उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, और उस स्प्रिंग को अगर हम घुमा के एक सर्कल में फोल्ड कर दें तो वो एक टोरॉइड कहलाता है। तो इसमें से जब हम करंट पास करते हैं इस कॉइल में से, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, वो मकनातीसियत फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितना ज्यादा उस कॉइल के अंदर, तार के अंदर करंट होगा, उतना ही अंदर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो इसके जरिए से हम मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के लिए इतना ज्यादा करंट हम तारों से गुजारें कैसे? क्यों? क्योंकि जो तारे हैं ज़ाहिर है एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हैं, और जब इनमें से करंट गुजरता है तो एटम्स उस करंट को नहीं गुजरने देते, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने से रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो जब करंट पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, तो एटम उनको गुजरने नहीं देता, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, और जब मज़ाहमत बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि करंट कम हो जाएगा, जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। तो जब करंट कम होगा तो मकनातीसियत भी कम होगी। अब इसके लिए फिर हमने हल निकाला। अल्लाह ताला ने हमें सुपर कंडक्टर्स अता किए। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो खास मटेरियल्स हैं, जब उनका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाती है, इवन के जीरो हो जाती है। फिर उसमें से बेतहाशा करंट पास हो सकता है और बेतहाशा मैग्नेटिक फील्ड भी हासिल होती है। तो हमने इसीलिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स बनाए, और जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ताकि वो हमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दें, और हम प्लाज्मा को बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से पुश करके स्पेस में हैंग कर सकें, ताकि उनके फ्यूजन होने का चांस मैक्सिमम हो। अब ये जो आपको वैक्यूम चैम्बर नजर आ रहा है, ये डोनट शेप्ड जो चैम्बर है, इसमें दो किस्म की मैग्नेटिक फील्ड्स हम प्रोड्यूस करते हैं। एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो प्लाज्मा के जो यानी कि चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं, जो वो मूव कर रहे हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये बेसिक फिजिक्स में है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसकी अपनी मकनातीसियत भी होती है। तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के अलावा ये खुद प्लाज्मा जब मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, तो इसके आयंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जिधर प्लाज्मा मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसको पोलाइडल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जरिए से, उसको टोरॉइडल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड उसको कन्फाइन करती है प्लाज्मा को, और ये प्लाज्मा की डायरेक्शन के पैरेलल होती है, जिधर प्लाज्मा जा रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही होती है। तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पर इसको कन्फाइन करती है। अब इसमें जो आखिरी चीज है वो ये है कि आखिर शुरू में इसको इग्नाइट कैसे किया गया और इसका टेम्परेचर किस तरह से राइज हुआ। तो दो तीन तरीके हैं जिनके जरिए से इग्नाइट भी किया जा सकता है और टेम्परेचर बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें जो पहला मेथड है वो है न्यूट्रल बीम इंजेक्शन। इसमें हम न्यूट्रल बीम बाहर से इंजेक्ट करते हैं। जो प्लाज्मा रोटेट कर रहा होता है, जो आयंस रोटेट कर रहे हैं, उनके अंदर बाहर से हम एटम्स, बहुत हाई एनर्जी और बहुत हाई वेलोसिटी के एटम्स हम इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं, जो इनसे आके टकरा जाते हैं। वो आके इस प्लाज्मा के पार्टिकल से, आयन से टकराएंगे और इनकी वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से इनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। याद रखें, अगर हम चार्ज पार्टिकल्स को इंजेक्ट करते हैं तो जाहिर है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो टकराने का चांस है वो कम हो जाएगा और जो हीट है वो नहीं बढ़ पाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए बाहर से हम न्यूट्रल एटम्स भेजते हैं जो इनसे आके हिट हो सकते हैं, रिपल्शन नहीं होगी, उससे टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा तरीका है आयन साइक्लोट्रॉन हीटिंग।
इसमें हम बाहर से रेडिएशंस, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हैं, वो हम फॉल कराते हैं इन आयंस के ऊपर, प्लाज्मा के आयंस के ऊपर, जो कि इनको वाइब्रेट करवाते हैं, इनकी एनर्जी बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर उससे इंक्रीज कर जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माइक्रोवेव अवन के अंदर दूध है, मीट है, और तो उसके ऊपर जब माइक्रोवेव्स पड़ती हैं तो उनके एटम्स हैं, गोश्त के, दूध के, उनके जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ा देते हैं, जिससे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इस तरह से प्लाज्मा का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। और जो तीसरा तरीका है वो है इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन हीटिंग। इसमें सिर्फ प्लाज्मा के अंदर पॉजिटिव आयंस को छोड़ के सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, खास फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस उनके ऊपर फॉल कराते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी खास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, तो उतनी ही फ्रीक्वेंसी तकरीबन 170 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स झूला झूल रहा हो, तो उसका जो झूला है वो 1 सेकंड के बाद वापस आता है, आप भी वेट करें और 1 सेकंड के बाद उसको फोर्स लगाएं, तो अगली दफ़ा वो ज़्यादा दूर जाके वापस आएगा। तो उसकी जो वाइब्रेशन है, जो एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, जो फासला है वो ज़्यादा हो जाएगा और अगली दफ़ा उससे भी ज़्यादा जाएगा, तो उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके, जो कि इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो इस तरह से आप उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो नाजरीन, ये कुछ अहम चीज़ें थी जो कि चाइना ने अप्लाई की हैं और कोशिश की है। तो फ्यूचर में देखें, चंद एक अशरों में शायद न्यूक्लियर फ्यूजन करने तक हम पहुंच जाएं, लेकिन एक चीज़, ये सारे टेस्ट थे बेसिक कंडीशंस को अचीव करने के, हाई टेम्परेचर, हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर और प्लाज्मा कन्फाइनमेंट वाली जो बेसिक कंडीशंस हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, उनको हासिल करने के लिए टेस्ट किए गए हैं। अब देखें, दो तीन अशरों में शायद पॉसिबल हो कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन करवा सकें, लेकिन बहरहाल न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत मुश्किल काम है और हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि ये अनकंट्रोल्ड ना हो, हमें इसको कंट्रोल करना है। अगर खुदा न खास्ता ये अनकंट्रोल हो जाता है तो फिर आधी एक दुनिया तो वैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन के अनकंट्रोल्ड रिएक्शन से तबाह हो जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह हम तमाम का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।